नमस्कार दोस्तों, तिवारी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में एमएचडी प्रोग्राम के सब्जेक्ट एमएचडी 9 का इकाई 17 प्रेमचंद पूर्व और प्रेमचंद कालीन हिंदी कहानी, इस पर चर्चा करेंगे। ये चैप्टर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो बेहतर होगा कि स्किप किए बिना पूरा वीडियो देखिए ताकि सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो पहले अगर प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी का बात करें तो इसके अंतर्गत हमें जो डिस्कस करना है वो है प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी का इतिहास, अर्थात हिंदी कहानी लिखना कब से प्रारंभ हुआ। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि प्रेमचंद पूर्व हिंदी का विकास किस प्रकार हुआ और प्रेमचंद पूर्व जो हिंदी कहानी है उसकी क्या क्या प्रवृत्तियाँ थी, ये देखना है। ठीक है, और जब प्रेमचंद कालीन हिंदी का बात करेंगे तो देखेंगे कि प्रेमचंद और हिंदी कहानी, ये टॉपिक देखेंगे। हिंदी कहानी में प्रेमचंद का आगमन, प्रेमचंद की प्रारंभिक दौर की कहानियाँ, प्रेमचंद की कहानियों का विकास और प्रेमचंद कालीन हिंदी कहानी। ठीक है, ये देखेंगे। साथ ही जयशंकर प्रसाद और हिंदी कहानी, जयशंकर प्रसाद ना उसी समय में ये भी थे, तो ये भी देखना है। और साथ ही प्रेमचंद कालीन हिंदी कहानियों की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। ठीक है, तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। पहले देखते हैं प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी के विकास और स्वरूप। ये क्वेश्चन सेम टू सेम एग्जाम में आता है, पहले भी आया है और आगे के एग्जाम के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी इंदुमती, ये दोनों इंपॉर्टेंट है ना। इसके रचयिता जो किशोरीलाल गोस्वामी, ये भी, और इनका जो रचना है इंदुमती, तो दोनों ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी को हिंदी की पहली कहानी माना जाता है। ठीक है, जिस पर शेक्सपियर के नाटक टेम्पेस्ट की छाप दिखती है, हालांकि इसका वातावरण संपूर्ण भारतीय है। ठीक है, तो हिसाब से तो ये होना चाहिए पहला कहानी। लेकिन क्या है, चूँकि क्या है इस पर टेम्पेस्ट की छाप है, तो इस कारण कुछ आलोचक इसे मौलिक रचना नहीं मानते हैं, है ना। और उन्होंने 11 वर्ष का समय, या फिर कुछ आलोचक थे जिन्होंने दुलाई वाली को हिंदी की पहली कहानी मानते हैं। यद्यपि किशोरीलाल गोस्वामी ने वर्णन शैली और कथ्य दोनों के आधार पर इसे मौलिक बनाने का प्रयत्न किया है। ठीक है, अगर कहानी कला तत्वों के अनुरूप 11 वर्ष का समय और दुलाई वाली कहानियों के नाम मौलिक प्रयास के रूप में विशेष उल्लेखनीय है, क्योंकि इसमें प्राय तत्कालिक सामाजिक जीवन के वास्तविक यथार्थ का परिचय भी मिलता है और भाषा शिल्प की दृष्टि तथा आधुनिक लक्षणों की दृष्टि से दुलाई वाली में जो निखार है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि विद्वान लोग किसको मानते हैं। नहीं तो पंडित रामचंद्र शुक्ल, है ना, उन्होंने इंदुमती को ही हिंदी का पहला मौलिक रचना माना है। वहीं अगर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का बात करें तो इन्होंने बंग महिला, है ना, राजेंद्र बाला घोष, है ना, तो उनका जो लिखा गया कहानी है दुलाई वाली, है ना, तो इसको हिंदी की सर्वप्रथम मौलिक कहानी सिद्ध किया है। ठीक है, तो अलग अलग विचारकों का अलग अलग मत है। ठीक है, अब प्रेमचंद पूर्व हिंदी का विकास, तो आप जानते हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित जो पत्रिका है सरस्वती, है ना, तभी से ही हिंदी कहानी का प्रकाशन शुरू हुआ, है ना, और फिर वो धीरे धीरे विकास होते गया। तो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती कहानी से हिंदी कहानी का विकास प्रारंभ होता है। अन्य कहानियों में 1903 में प्रकाशित रामचंद्र शुक्ल की मौलिक कहानी 11 वर्ष का समय और 1907 में प्रकाशित बंग महिला की दुलाई वाली कहानी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। फिर भी हिंदी कहानी का साहित्यिक स्वरूप द्वितीय उत्थान काल में ही स्थिर हो सका। ये द्वितीय उत्थान काल क्या है, तो ये लगभग 1911 से बताया जाता है ना, जब क्या है जयशंकर प्रसाद, है ना, ये भी लिखना शुरू किए और जो एक मासिक पत्रिका है इंदु, है ना, तो इंदु का प्रकाशन आरंभ किए और उसी में अपना ही कहानी ग्राम नामक कहानी 1911 में प्रकाशित की। प्रसाद जी की कहानियाँ प्रौढ़ साहित्यिक कहानियाँ हैं, है ना। प्रसाद युग में
अनेक कहानीकार हुए, है ना। ये प्रेमचंद युग, है ना, जस्ट उसी समय क्या है ये प्रसाद भी थे, है ना। तो ये प्रसाद युग में कहानीकार में जो प्रमुख थे उसमें से विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ज्वालादत्त शर्मा, स्वयं प्रेमचंद भी थे, है ना। वैसे ही राजा राधिका रमन सिंह आदि हुए। प्रेमचंद की सर्वप्रथम कहानी पंच परमेश्वर 1916 ईस्वी में छपी और इस प्रकार द्वितीय उत्थान काल में हिंदी कहानी अपने साहित्यिक रूप में प्रतिष्ठित हुई, है ना। अगर प्रेमचंद का बात करें तो प्रेमचंद 1916 से पहले भी लिखा करते थे, लेकिन वो हिंदी में न लिखकर उर्दू में लिखते थे, है ना। नवाब राय के नाम से वो लिखते थे, लेकिन हिंदी का जो पहला उनका कहानी है वो है पंच परमेश्वर, ठीक है। अब देख लेते हैं प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी की प्रवृत्तियाँ, अर्थात किस तरह की कहानियाँ लिखी जाती थी, उसका उद्देश्य क्या होता था, है ना। तो प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानियों की प्रवृत्तियों में आदर्शात्मक रोमान के साथ उपदेशात्मक प्रवृत्ति का समापन द्रष्टव्य होता है ना। अर्थात आदर्श की स्थापना करना, है ना, साथ ही उपदेश देना, यही मुख्य उद्देश्य होता था। प्रेमचंद पूर्व कहानियों में विषय स्तर पर तो बहुरूपता मिलती है, किंतु उनमें सूक्ष्म मानवीय भावों की पकड़ या पर्यवेक्षण नहीं मिलता, जो कि आगे चलकर प्रेमचंद, प्रसाद, है ना, सुदर्शन ने विकसित किया। इस युग की कहानियों में इतिहास, मिथक, चमत्कार, अंधविश्वास, जादू, तिलिस्म आदि कथा, दृष्टांतों और प्रसंगों को कहानी के पूरक रूप में प्रयोग किया गया है तथा विलक्षण काल्पनिक घटनाओं का निर्माण करते हुए घटनात्मकता को उजागर किया गया है, ठीक है। तो यही थी मुख्य प्रवृत्तियाँ। अब देख लेते हैं कि प्रेमचंद और हिंदी कहानी। प्रेमचंद ने हिंदी कहानी को एक नई जमीन और नई दिशा प्रदान की, जिन्होंने 1904 से 1916 तक धनपत राय के नाम से उर्दू कहानियाँ लिखते थे, है ना। 1905 में बंग भंग के साथ भारतीय राजनीति में एक नए प्रकार की राष्ट्रीय चेतना का निर्माण किया, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की स्वाधीनता के भावना के रूप में विकसित हुई, है ना। 1905 में जब बंग भंग हो गया, अर्थात बंगाल विभाजन हो गया, तो भारतीयों के मन में अंग्रेजों के विरुद्ध एक गुस्सा फूट पड़ा, है ना, जो इनके रचनाओं में भी दिखाई देता है। तो एक घटना हो गया कि 1905 में बंग भंग, वैसे ही 1907 में कांग्रेस में फूट पड़ा, है ना। 1908 में तिलक को जेल जाना पड़ा। तो इस तरह से जो परिदृश्य है बहुत तेजी से बदलते रहा और तेजी से बदलते राजनीतिक यथार्थ को प्रेमचंद ने एक कुशल कलाकार के रूप में अपनी कहानियों के माध्यम से अभिव्यक्त किया। प्रेमचंद का कथा साहित्य भारतीय ऐतिहासिक सामाजिक स्थितियों का दर्पण है, जिसमें उन्होंने किसानों, मजदूरों, अछूतों के जीवन संग्राम को वर्णित करते हुए मनुष्यता, न्याय तथा समानता के बल पर साधारण जनों के सौंदर्य जगत और कला की दुनिया को एक नवीन दृष्टि प्रदान की है। अब देख लेते हैं हिंदी कहानी में प्रेमचंद का आगमन, ठीक है। तो हमें पता है कि प्रेमचंद क्या है, एकदम 1901 के आसपास से शुरू करके 1936 तक अबाध गति से लेखन कार्य किया, ठीक है। उन्होंने शुरू किया था उपन्यास से, है ना। तो पहले वो उपन्यास लिखते थे और कहानी लेखन के क्षेत्र में प्रेमचंद बाद में पदार्पण किए, है ना। प्रेमचंद ने उर्दू कहानियों का लेखन नवाब राय के नाम से सोझे वतन के प्रकाशन के साथ किया। यह 6 महीना बाद ही अंग्रेज सरकार के क्रोध का कारण बन गया और उसे जब्त कर लिया गया। अर्थात इसमें वे अंग्रेजों के विरुद्ध में कुछ लिखे थे, है ना, तो जिस कारण इसे जब्त कर लिया गया। इसके उपरांत जो जमाना पत्रिका है उसी का जो संपादक थे, उन्होंने बताया कि अब आप क्या करो, अपना नाम बदल कर दो, है ना। और उसके बाद से वो प्रेमचंद का नाम से लिखने लगे और कहा जा सकता है कि अब वो हिंदी में ही लिखने लगे, है ना। तो 1916 में उनकी पहली रचना
पंच परमेश्वर प्रकाशित हुई, जो न्याय का नैसर्गिक महत्व स्थापित करती हुई हृदय परिवर्तन के लक्ष्य को पाठकों के सामने रखती है। ठीक है, ये हृदय परिवर्तन से संबंधित कहानी है ना, बहुत ही अच्छी कहानी है, आप नहीं पढ़े हैं तो जरूर पढ़िए, है ना। इसके पश्चात आत्माराम कहानी तथा सप्त सरोज नामक कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ, जिसमें उनकी प्रारंभिक कहानियों का संकलन है। प्रेमचंद की प्रारंभिक दौर की कहानियाँ, ठीक है, तो 1920 तक को क्या प्रारंभिक दौर की कहानियाँ, और 1920 के बाद से 1936 तक जो वो लिखते रहे वो उनके बाद वाली दौर की कहानियाँ। ठीक है, तो प्रेमचंद की लगभग 300 कहानियाँ मानसरोवर नाम से 8 खंडों में तथा कफन और गुप्त धन में संकलित है। कहानी संग्रह है ये सब, है ना। ये कहानियाँ विकास क्रम में आरंभिक दौर की कहानियों की श्रेणी में 1907 से 1920 की राष्ट्रीय चेतना से अनुप्राणित है, तो दूसरे दौर में 1920 से 1936 के बीच की कहानियों की श्रेणी में सामाजिक तथा आर्थिक चेतना की अभिव्यक्ति है। पंच परमेश्वर, नमक का दारोगा, दामुल का कैदी जैसी कहानियाँ, जहाँ राष्ट्रीय आंदोलनों से प्रेरित भावनात्मक स्तर पर देशभक्ति के साथ ही मनुष्य की सद असद प्रवृत्तियों के द्वंद्व के मध्य हृदय परिवर्तन के उद्देश्य को भी उजागर करती है, तो वहीं ईदगाह बूढ़ी काकी आदर्शवादी तथा मनोवैज्ञानिक सत्य को उद्घाटित करती है, तथा बड़े घर की बेटी, अलग्योछा, दो बैलों की कथा आदि बिना किसी घुमा फिरा के आत्मा से क्षणिक भाव को उजागर करती है। क्योंकि इस दौर में सत्य, ईमानदारी, परोपकार, सद्भाव जैसे मानवीय मूल्यों पर प्रेमचंद का अटूट विश्वास था। अब अगर बात करें कि प्रेमचंद की कहानियों का विकास, है ना, आदर्श और यथार्थ का द्वंद्व, है ना। ठीक है, आदर्श मतलब क्या होना चाहिए और यथार्थ अर्थात क्या है ना, तो ये दोनों के बीच का द्वंद्व, है ना, किस तरह से ये होता है प्रेमचंद की कहानियों में, इसको देखना है। प्रेमचंद की कहानियाँ धीरे धीरे किस्सा गोई की शिल्प से निकलकर द्वंद्वात्मक शिल्प में परिवर्तित हो जाती है, और प्रेमचंद यह कार्य लगातार स्वयं से जूझते हुए आत्मालोचन के आधार पर करते हैं। माने खुद ही आत्मालोचन, माने अपना खुद ही आलोचना करना, है ना, और उसी आधार पर वे अपने आप को बदलते गए। इसलिए प्रेमचंद की दूसरे दौर की कहानियों में आदर्शवाद के साथ ही बदलाव विषय चयन तथा उद्देश्य के स्तर पर भी परिलक्षित होता है, जिसमें गांधीवादी सिद्धांतों तथा आदर्शों को सिद्ध करने के लिए हृदय परिवर्तन और आदर्शवादी निष्कर्ष देने की प्रवृत्तियों के साथ वह स्थितियों परिस्थितियों की वास्तविकता के संदर्भ और तनाव को भी चित्रित करते हैं, जिनकी परिणति अंततः ठोस यथार्थवादी विधान के रूप में होती है। ठीक है, प्रेमचंद का यथार्थवादी कथा रूप सवासेर गेहूँ, है ना, कहानी है, सदगति, ठाकुर का कुआं, पूस की रात तथा कफन जैसी कहानियों में परिलक्षित होता है। प्रेमचंद कालीन हिंदी कहानी, है ना, तो इसमें प्रेमचंद तो थे ही, है ना, सर्वप्रमुख रचनाकार, लेकिन इसके अलावे भी और कुछ रचनाकार थे जिन्होंने इस काल को समृद्ध किया। तो उसमें जो नाम है वो जयशंकर प्रसाद, है ना, वो अग्रगण्य है। ठीक है, तो इस काल में दो प्रमुख कहानीकार, एक जयशंकर प्रसाद और मुंशी प्रेमचंद हैं। इसीलिए इस युग को बहुत लोग प्रेमचंद प्रसाद युग भी कहते हैं। प्रेमचंद भारतीय जीवन की परिस्थितियों और समस्याओं को लेकर उच्च कोटि की चरित्र प्रधान सामाजिक कहानियाँ लिखने में अद्वितीय सिद्ध हुए। इस उत्थान काल में छायावादी कवियों ने भी कुछ साहित्यिक कहानियाँ लिखी। इस काल के अन्य प्रसिद्ध लेखकों में जैनेन्द्र कुमार, भगवती चरण वर्मा, भगवती प्रसाद वाजपेयी आदि सम्मिलित हैं। अब देख लेते हैं जयशंकर प्रसाद और हिंदी कहानी। तो प्रेमचंद युग में प्रेमचंद के अतिरिक्त प्रसाद ने भी हिंदी कहानी पर बहुत प्रभाव डाला। प्रेमचंद की कहानियों में सामाजिक चिंता एवं यथार्थ का चित्रण है,
तो प्रसाद की कहानियाँ छायावादी काव्य बोध से वस्तु और शिल्प दोनों ही स्तरों पर जुड़ी है। अतः इसमें गीति संवेदना पाई जाती है। पुरस्कार, आकाशदीप, ममता, आंधी आदि गीति संवेदना से प्रभावित कहानियाँ हैं। उनकी कहानियों में एक दार्शनिकता भी झलकती है। प्रसाद की कहानियों में घटनाओं और चरित्रों की स्थिति और द्वंद्व अति सघन है। यह द्वंद्वात्मकता उनके चारों संग्रह छाया, प्रेम ध्वनि, आकाशदीप और आंधी में दिखता है। अब देख लेते हैं प्रेमचंद कालीन हिंदी कहानियों की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। इस काल की कहानियाँ प्रेमचंद पूर्व कहानी की तुलना में कलात्मक दृष्टि से प्रौढ़ है। इस काल की कहानियों में सुधारवादी प्रवृत्ति स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। फिर भी एक अंतर स्पष्ट है कि इस युग की कहानियों में सुधारवादी प्रवृत्ति सहज, स्वाभाविक और कलात्मक है, आरोपित नहीं। लेखकों की गति तो यथार्थ के पथ पर है, पर उनकी दृष्टि सदा आदर्श पर टिकी रही है ना। अर्थात लेखकों की गति तो यथार्थ को वर्णन करने पे है, लेकिन दृष्टि हमेशा आदर्श पर टिकी रही है ना। मतलब किस तरह का समाज होना चाहिए इस बात पर वो ज़्यादा ध्यान देते हैं। किस तरह का समाज है इस पर थोड़ा ध्यान तो देते हैं, लेकिन अधिक ध्यान देते हैं कि किस प्रकार का समाज देश होना चाहिए, है ना। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस युग की रचनाओं में आदर्शाभिमुख यथार्थवाद की प्रवृत्ति है। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं इसी कोटि में आते हैं। इन कहानियों में यथार्थवाद की सीमाएं केवल उच्च वर्गीय व्यक्तियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें मध्य वर्गीय और निम्न वर्गीय व्यक्तियों को भी स्थान मिला है। इन कहानियों का यथार्थवाद भिन्न प्रकार का है। वह कल्पना से सज संवर कर ऐसे रूप में सामने आता है कि एक संपूर्ण मानव जाति के लिए एक आदर्श बन जाता है। व्यक्ति के समाज निरपेक्ष अस्तित्व की स्वीकृति, ठीक है, देखिए, व्यक्ति के समाज निरपेक्ष अस्तित्व की स्वीकृति इस युग की कहानियों की एक प्रमुख प्रवृत्ति है। प्रेमचंद की ईदगाह, जयशंकर प्रसाद की गुंडा, सुदर्शन की एल्बम, उग्र की भुनगा इसी प्रकार की कहानियां हैं जिसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता की झांकी मिलती है। प्रसाद जी ने इसी युग में भाव प्रधान ऐतिहासिक कहानियों की रचना भी की है। इनकी रचनाओं में आदर और सांस्कृतिक चेतना का सुंदर समावेश है। प्रेमचंद युगीन कहानी सामाजिक दृष्टि को प्रधान मानकर चली है। प्रेमचंद जी ने अपनी कहानियों में वास्तविक घटनाओं और समस्याओं को लेकर आदर्श की स्थापना की है। उनकी कहानियों में वर्तमान की पीड़ा और न्याय अन्याय का संघर्ष पद पद पर परिलक्षित होता है। प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी में उभरने वाले सभी प्रवृत्तियों का मूल स्रोत वास्तव में प्रेमचंद की कहानी में ही खोजा जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार प्रेमचंद युगीन प्रवृत्ति के साथ ही आज का ये वीडियो समाप्त करते हैं। बहुत जल्द अगले इकाई का वीडियो लेकर आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर सकते हैं। साथ ही आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।